ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अभी तक इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के वीडियोस आपने देखे एंड मोस्ट ऑफ यू आर डिमांडिंग फॉर केमिस्ट्री वीडियोस। तो आज हम हैं केमिस्ट्री वीडियोस के साथ। तो हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उस पहले चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हम इस लेक्चर में देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलो तो आते हैं, देखते हैं आखिर हमारा ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या चीज। तो भाई सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से केमिस्ट्री के स्टार्टिंग का फेज है। ओके सर, स्टार्टिंग का फेज मतलब स्टार्टिंग का फेज मतलब कि जैसे सबसे पहली चीज आती है, क्या आती है कि वाई वी विल स्टडी केमिस्ट्री। हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, वाई वी स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री पढ़े ही क्यों? केमिस्ट्री पढ़े ही क्यों? अच्छा चलिए थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने आसपास होने वाले बहुत सारे चेंजेस की। अब जैसे पहला चेंज, नॉर्मली अगर हम टर्मरिक पाउडर ले लें, आराम से घर में अवेलेबल हो जाएगा, और उस टर्मरिक पाउडर के अंदर हम थोड़ा सा ये चूना, वही जो पान में लगाया जाता है, ये और बात है कि लोग कभी कभी एक दूसरे को लगा देते हैं, लेकिन वही जो पान में लगाया जाता है, अगर उस चूने को सिंपली क्विकलाइम को मिक्स कर दें, व्हाट विल हैपन? यस, द टर्मरिक पाउडर टर्न्स ऑरेंज और रेड, टर्न्स रेड। अब लाल हो गया, तो क्यों हुआ लाल बताइए? लाल हुआ इस वजह से क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास सब्सटेंस था टर्मरिक पाउडर जो होता है एसिडिक। अगर हम उसे एसिड के साथ ट्रीट करें, इट विल नेवर रिएक्ट, और रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? चुपचाप एज इट इज पड़ा रहेगा। बट व्हेन वी विल ऐड अ बेस इनटू टर्मरिक पाउडर, व्हाट हैपेंस? It reacts, and when it reacts it turns it color, और कलर चेंज करके हमारे पास वो रेड कलर की चीजें दे देगी। ठीक, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला when we will study this chemistry। तो जब तक हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमारे आसपास चीजें क्या हो रही हैं। और जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज क्या आती है? यस, you all are right, yes, the matter, matter, matter. What is matter? Simply a substance or a thing which have mass and occupy space। जिसके पास भी मास हो और जो भी क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सब हमारा क्या है? मैटर है। जिसके पास मास या वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी एक चीज गायब हुई, दैट इज नॉट मैटर, वो हमारा मैटर नहीं आएगा। समझे? अब मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू। कौन कौन से दो हैं? पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट अगर करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे? फिर मैटर के 5 स्टेट होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस एंड स्टीम कंडेंसेट। ये 5 स्टेट होंगे हमारे पास मैटर के। ठीक, फिलहाल हम ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी लेके चलते हैं। प्योर हुआ, इम्प्योर हुआ। अब अगर हम प्योर की बात करें, प्योर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। विच वन? एक जाएगा हमारे पास एलिमेंट and second one is compound। one is element, another one is compound। और इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 कौन कौन से पार्ट आएंगे हमारे पास? एक आएगा होमोजीनियस और दूसरा आएगा हेट्रोजीनियस। one is homo and another one is hetero। I hope it is that much is clear। अब चलते थोड़ा सा आगे। इफ वी विल टेक एलिमेंट,
किसको ले लें हम? एलिमेंट्स को ले लें। सो एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3. Which one? First one is metal, second one is non-metal, and third one is metalloid. Compounds की बात करें, compounds is divided into two, organic and inorganic. एक तो हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया हमारे पास क्या? इनऑर्गेनिक. फिर हम आते हैं क्या? होमोजीनियस. तो होमोजीनियस को सीधा सीधा कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन. और दूसरा हमारे पास क्या था? हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस डिवाइड होता है कितने में? 2 में. किसमें किसमें? एक आता है हमारा कोलाइड और दूसरा आता है हमारा क्या? सस्पेंशन. सो दैट इज टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इनको हम हर एक का एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, हमारा मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, वी विल स्टडी इन डिटेल. क्योंकि क्लास 10 तक तो चीज़ें हमारे पास क्या थी? थोड़ी छोटी छोटी थी, बट क्लास 11 में हमारे पास चीज़ें क्या हैं? ब्रॉड में हैं. तो हमें हर एक चीज़ को अच्छे से और सही से देखना ज़रूरी है. फिलहाल बिफोर गोइंग ऑन दीज थिंग्स कि व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, पहले हम चलते हैं थोड़ा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए थ्योरी वाला पार्ट ज़रूरी है. बिकॉज दिस इज द चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ चैप्टर ऑफ जनरल केमिस्ट्री. जनरल केमिस्ट्री यानी वो जो सबको पढ़नी है. ठीक. तो हमारे पास सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज एक आ जाती है, यस, द सिग्निफिकेंट फिगर. बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर. अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि भैया सारे आपके पास जितने डिजिट्स हैं जिनका कुछ ना कुछ वैल्यू है और एक ऐसा जो बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू या सर्टेन वैल्यू ना रखता हो. यानी अगर हम सीधा सीधे बात जोड़ें, सो इन अ नंबर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, सारे के सारे अगर हम जोड़ दिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट डिजिट, इन दैट नंबर. अब इसको आइडेंटिफाई करने के, अब जैसे मैं एक ले लूं, क्या ले लूं? चलो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं 12.467. एक और बढ़ा देता हूं 0. तो अब इसमें सर्टेन डिजिट कौन कौन है मेरे पास? सर्टेन डिजिट में मेरे पास 1 है, सर्टेन 2 है, सर्टेन 4 है, सर्टेन 6 है, सर्टेन 7 है, सर्टेन. बट 0 क्या है? अनसर्टेन है. तो हमें क्या करना है? सारे के सारे सर्टेन लेने हैं. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सर्टेन डिजिट हो गए प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट. टोटल कितने हो गए? तो आप कहोगे कि सर 5 डिजिट हैं इसमें, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं SF. वैसे भी शॉर्ट फॉर्म का जमाना है. SF क्या है? 5. ठीक. अब आते हैं इसको क्या करने, फाइंड आउट करने पे कि आखिर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे कैसे. तो सबसे पहले इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं. रूल्स क्या क्या हैं हमारे पास? पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. सारे के सारे जितने भी हैं सब के सब क्या होंगे? मेरा सर्टेन होंगे और वो सब के सब हमारे सिग्निफिकेंट होंगे. अब जैसे अब ये ऊपर ले लेता, मैं एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए आपने कहा सर 1995 को हम लेते हैं, तो 1995 में क्या है? कोई भी जीरो वाला डिजिट नहीं है. तो अब जीरो वाला डिजिट नहीं है तो क्या होगा? सारे के सारे सर्टेन होंगे और सारे के सारे सर्टेन होंगे तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होंगे. तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे? 4. क्लियर. चलते हैं रूल नंबर 2 पे. अब बात करते हैं जीरो. जीरो बिटवीन नंबर्स, जीरो बिटवीन डिजिट्स.
अब जैसे कौन से डिजिट्स होने चाहिए, जैसे मैं लिख दूं 6003, तो अब बेटा बताओ 6003 में सर्टेन डिजिट कितना है, 6 है और 3 है, बट 2 जीरो हमारे पास हैं और वो दोनों जीरो कहाँ हैं, दोनों नंबर्स के बीच में हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे इनको भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना, 4। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ और जीरोस की बात करते हैं। अब अगर मैं जीरो ले लूं, ठीक, जो हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में हो, ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे मैं आ जाता हूं। तीसरा पॉइंट, 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ डिजिट्स। हाँ, जब भी मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं यहां पे क्या मतलब है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 ब्ला, जीरो की हम बात यहां पे नहीं करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 0.0045। अब बेटा यहां पे मेरे डिजिट्स क्या हैं, ये 4 5 है ना, इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 जीरो हैं, तो इन तीनों को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, और हमारे पास इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, ओनली 2। विल गेट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आई होप दैट मच इज क्लियर। लेकिन अगर हम राइट साइड वाले जीरोस लें तो, राइट साइड वाले, ये तो लेफ्ट साइड वाले हो गए, तो नंबर 4 पे आते हैं राइट साइड, यानी इसी नंबर को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं। क्या कर देता हूं, मान लो मैं कर देता हूं 4.500। अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो क्या कहेंगे आप, यस यू आर राइट, इट इज 4। कैसे 4, भैया ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं ही, और इनके राइट साइड में हमारे पास जीरो आ रहा है, तो राइट साइड वाला हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक, आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, कि पांचवा रूल हमारा क्या कहता है। तो भैया पांचवा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप डेसिमल पे खत्म कर रहे हो, ठीक, डेसिमल पे खत्म कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने लिख लिया 1.06, तो अब आपसे मैं पूछूंगी भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 3, 2 हमारे पास हैं 1 और 6 वाला, और एक क्या है, 0 है, वो बीच में आ रहा, बीच में आ रहा है, तो वो क्या होगा, चुपचाप सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आऊँ, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 कर दूँ, तब कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यस दिस हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो 10 की पावर में, उसको 10 की पावर में छोड़ दीजिए, पावर में पड़ा है, पावर में ही चला जाए, ऊपर है ऊपर ही जाने दो। हमें सिर्फ मतलब किससे है, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं देगा तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा हो गया रूल हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। अब मान लो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, जो अभी मैंने लिखा, क्या 1.060 इंटू 10 टू द पावर 4। अब बताएंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सोच लो आराम से। तो क्या हो गया, ये सर्टेन, ये सर्टेन, ये सर्टेन, सिर्फ ये एक जो है अनसर्टेन हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 4, और 10 की पावर को हम एज इट इज छोड़ देंगे, पड़े रहने दीजिए। समझ आया कि कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। अब कुछ और चीजें हमारे पास है। अब क्या चीजें हमारे पास है, अब मान लीजिए मैं कोई एडिशन कर रहा हूं, 2 नंबर्स मैंने लिए, एक बुलेट पॉइंट में बना लेता हूं, 2 नंबर्स मैंने लिए और मैं क्या कर रहा हूं, उनको ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं क्या ले लूं, मैं ले लेता हूं 4.5 लगा दो 4.528 प्लस 6.24।
अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको सर इसकी वैल्यू आएगी 10.768। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो कहोगे सर 5। तो भैया जब भी हम ऐड करेंगे ना, तो जितना जो सबसे लंबा वाला नंबर हो, सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर के होंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देख लें, देख लो भैया किसका सबसे बड़ा है, जिसका सबसे बड़ा है वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो हमें ज़्यादा कुछ जाने की, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी हालत हमारे पास सेम होगी, जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम ले लेंगे। हाँ, प्रॉब्लम हमारे पास आएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट बना लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ तो एक नंबर ले लूँ, 4.324 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 इक्वल टू क्या आएगा, 12.1072। कहोगे सर अब इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो भैया कैलकुलेशन के लिए मैंने कैलकुलेटर रखा है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड टोटली बैन किया हुआ है कि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। हाँ, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड होगा, लेकिन वो भी नॉर्मल, साइंटिफिक नहीं। तो अपनी कैलकुलेशन पावर अच्छी रखिएगा। चलिए, अब मैंने एक मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या नंबर आया, ये। अच्छा, अब देखो यहां पे कितने डिजिट्स थे सिग्निफिकेंट फिगर, 4। यहां पे कितने हैं, 2, 6, और यहां पे कितने हैं, 2। कुछ समझ में आया? क्या करें मल्टीप्लाई के साथ, सिंपली जितना है सबको ऐड कर दो और आपको मिल जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिंपली हमने ऐड कर दिया, 4 इसके थे, 2 इसके थे, तो 4 + 2 6, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल गए, 6। आई होप यू अंडरस्टूड। एक लास्ट हमारे पास और बच गया इसमें, क्या, डिवीजन। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, तो अभी क्या बचा, चौथा डिवीजन भी तो बचा है, डिवीजन भी देख लेते हैं। चलो एक डिवीजन ले लेते हैं। चलो 4.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.146 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 0.418। अब अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 44.84784। अब जरा देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके, तो कहोगे सर 3। इसके कितने हैं, तो कहोगे सर 3। इसके कितने हैं, तो कहोगे 1। अब जरा तीनों को जोड़ लो, 3 3 6 7 है। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 7 आ रहे हैं, तो ये उतना ही है जितना मल्टीप्लाई में है। और डिवाइड में क्या किया है, डिवाइड में 3 नंबर से आपने डिवाइड किया है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब डिवाइड हम करते हैं तो क्या चेंज होता है, सिर्फ इतना चेंज होता है कि आपके पास क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर कम हो सकता है। इससे ज़्यादा चेंज डिवीज़न में हमारे पास नहीं आता। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपने आप को मना के रखते हैं कि हाँ हमारा फंडा सही है। ठीक, आई होप सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एंड नेक्स्ट इज अवर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास हम 2 सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहला MKS, जिसे आप SI सिस्टम कहते हैं, यानी मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। दूसरा CGS। CGS में क्या होता है, CGS में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये 2 यूनिट सिस्टम हैं या 2 मेजरिंग सिस्टम हैं जिनको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री। तो इन दोनों को हम पकड़ते हैं और इन दोनों के हिसाब से ही हम अपनी चीजें करते हैं। अब जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। इट इज एज सेम एज इन फिजिक्स, यानी वो यूनिट्स जिन्हें हम उनमें ही बता सकते हैं वो हमारे होंगे क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, वही 7 है, हमारे पास मास है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास लेंथ है, वही हमारे पास 7, वही पुराने वाले हैं। और डिराइव यूनिट जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू हम डिराइव करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिराइव यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स की अगर हम बात करें, जस्ट अ मोमेंट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, हम एक चीज़ जरा बड़े अच्छे से कैलकुलेट करके रखते हैं कि हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए
मुझे वेवलेंथ निकालना है, तो मैं वेवलेंथ क्या होगा, बहुत बड़ी यूनिट होगी या बहुत छोटा, तो कहोगे सर बड़ी छोटी सी यूनिट है। और अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो मैं किस में मेजर करूंगा, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये 3 यूनिट्स हमारे पास हैं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन में रखूंगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए मीटर में। तो अब हमारे लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम फंसी, तो हम क्या करते हैं, हम एक देखते हैं कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब उनमें क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। उसी तरीके से आता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब कहोगे सर आपने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिया तो आपने 10 टू द पावर 10 मीटर ले लिया, अगर मैं यहाँ पे 1 नैनोमीटर की बजाय 1 नैनोग्राम ले लूं तो इसका मतलब 10 टू द पावर माइनस ग्राम हो जाएगा। अगर मैं 1 नैनो सेकेंड ले लूं इट मींस 10 टू द पावर -9 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास नैनो क्या है, नैनो सिर्फ एक यूनिट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा नैनो हमारे पास और कुछ नहीं है। तो आप नैनो को जब भी इस्तेमाल कीजिएगा ना तो इस तरीके से ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसके अलावा और कुछ मत करने लग जाना, नहीं तो पता चला कि मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, कुछ और यूनिट्स हैं हमारे पास जिनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, 1 एटीएम, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अस, जो भी लगा रहा है वो हमारा एटमॉस्फेयर होगा, दैट इज इक्वल टू 760 mm। ठीक है, और इसी में अगर मैं क्या ले लूं 1 टॉर, दैट इज इक्वल टू 101.325 पास्कल या न्यूटन मीटर्स पावर -2, ये एक हमारे पास होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज और आती है, क्या, बार। सो 1 बार इज इक्वल टू, बेटा बार वो मत समझना जहां पे अल्कोहल्स बिकते हैं, ये बार यहाँ पे प्रेशर है। सो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर टू द पावर -2। उसी तरीके से हमारे पास 1 कैलोरी होता है। हाँ, कैलोरी वो नहीं है जो हम बर्न करते हैं एक्सरसाइज करके, ये कैलोरी यहाँ पे एनर्जी के टर्म में है, एंड दैट इज इक्वल टू 4.184 जूल। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये हमारे पास वो कन्वर्जन्स हैं जो हम यूज करते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, ये तकरीबन हर जगह यूज होते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी ढेर सारे कन्वर्जन्स हैं, बट ये वो हैं जिन्हें हम हमेशा टाइम टू टाइम यूज करते रहते हैं, इसलिए हम इनको देखते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की, कि ये एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या चीज, जो भी हम लोगों ने फर्स्ट 2 स्लाइड्स में देखे थे। तो भैया एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। इससे प्योर हमारे पास कुछ नहीं होता, सबसे प्योर। अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात कर लेता हूं चलो आयरन की, Fe। तो Fe क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। मैं बात करूं कार्बन, कार्बन क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। मैं बात करूं सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें, ऊपर ही देख चुके हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो पहला आता है मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, या अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल आर कंडक्टर्स। दूसरा हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर। और तीसरा हमारे पास क्या होंगे, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर। यानी एक बढ़िया कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा बिल्कुल नहीं करेगा, और तीसरा जब जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी हमें उतना कंडक्ट कराएंगे, बाकी छोड़ देंगे। यानी बाकी के बारे में हमें सोचना है ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, जितनी अपनी जरूरत है उतना कंडक्ट कराइए, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको
छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास दो, वन वी विल कॉल इनऑर्गेनिक एंड अनदर वन वी विल कॉल ऑर्गेनिक। अब जैसे मैं लिख दूं CH4 मीथेन, अच्छा जानते हैं मीथेन को क्या बोला जाता है? नॉर्मली हम तो इसे मार्स गैस बोलते हैं, लेकिन आज भी जो हमारे गांव हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं और वहाँ पे अगर कोई सूखा हुआ कुआं मिल जाए और वो भी थोड़ा पुराना सूखा कुआं, तो ये जो है ना मीथेन, इसे आज भी वहाँ पे कुएं का भूत कहा जाता है, क्योंकि जो उस कुएं में गिरा वो वापस नहीं आया। और मीथेन क्या होती है? क्योंकि इट इज़ हैवियर देन एयर, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं लोग जो भी उस कुएं में गिरा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमने बदनाम कर दिया है भूतों को कि हम उसके अंदर भूत रह रहा है, उसने मार दिया है। तो भैया भूत कुछ नहीं है, वो सिंपली मार्स गैस है। उसी हिसाब से हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं HCOOH फॉर्मिक एसिड, C2H5OH एथिल अल्कोहल। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। वहीं इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं, HCl, H2SO4, HNO3, मैंने तीनों एसिड्स ले लिए हैं अनफॉर्चुनेटली। जैसे हमारे पास और भी हो जाएगा AlCl3, फिर हमारे पास अच्छा हाँ B3N3H6, एक ये हमारे पास है और एक इसी का C6H6। आई होप इसको तो लोग पहचानते होंगे, इट इज़ बेंजीन। इसको नहीं ना भैया, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक बेंजीन और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन, समझे? तो अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गन, जो लिविंग बीइंग से निकाले जाते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। होलर साहब ने ये डिफिनीशन हमें दी थी और हम तब से इसको चले आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली वी कांट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी ओनली एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। लेकिन बाद में इसे गलत किया गया एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब्स। तो अब क्या कहा जाने लगा? द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, मेन कंपोनेंट हो, वो क्या होगा हमारा ऑर्गेनिक। और जिसमें ये दोनों ना हो मेन कंपोनेंट, वो इनऑर्गेनिक। तो ये भैया हमारा इनऑर्गेनिक और ये भैया हमारा ऑर्गेनिक। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? आई होप नॉट। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं मिक्सचर की तरफ। अब मिक्सचर की तरफ आते हैं तो हम बात करते हैं कि भैया मिक्सचर होती क्या चीज़ है। तो मिक्सचर क्या चीज़ होती है? व्हेनेवर वी आर हैविंग टू सब्सटेंस, तो हमने दो सब्सटेंस लिया, टू सब्सटेंस, और इन दोनों सब्सटेंस को क्या करें? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा सीधा उठाइए और मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दीजिए मतलब जैसे आपने क्या किया, आप पहुँचे कहीं और आपने थोड़ा सा ले लिया शुगर, गर्मी का टाइम है, और इस शुगर को आपने मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, और आपका मन थोड़ा सा और भटका और आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया। ठीक है, लेमन जूस ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला? क्या मिला? आफ्टर एडिंग लेमन जूस यू विल गॉट शरबत, मिला ना शरबत। अब शरबत में क्या है? क्या कोई फिक्स रेशियो है कि आपको इतना ही शुगर मिलाना है, आपको इतना ही वाटर मिलाना है, आपको इतने लेमन जूस मिलाना है? नहीं ना, आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हो। तो हम किसी भी रेशियो में कुछ भी मिला दें और मिला के बस रख दिया, तो हमें क्या मिला? हमें सिंपल सा मिला है मिक्सचर। इसमें दूसरे के साथ बॉन्डिंग होना कोई नेसेसरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में जाएं भी, नहीं जाते ना जाए, हमें क्या करना, हमें तो खाली मिक्स करना था, हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करके हमने उठा के क्या कर दिया,
बना के रख दिया कि भैया ये चीज़ है और आप क्या करो, इसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सो दैट इज मिक्सचर। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है, अब मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। अब अगर मैं होमोजीनियस की बात करूंगा तो क्या होगा, होमोजीनियस में साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑलमोस्ट इक्वल। यानी अब जैसे आप शुगर और सॉल्ट मिला रहे हो, इन दोनों को मिला, शुगर और वाटर को मिला रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विच पार्टिकल इज ऑफ शुगर एंड विच पार्टिकल इज ऑफ वाटर? नहीं, जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उनके साइजेस ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और वहीं हमारे पास दूसरा भी है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या है, साइज डिफर। साइज डिफरेंस का मतलब सॉल्यूट हो सकता है बड़ा हो और सॉल्वेंट हो सकता है छोटा हो, या हो सकता है सॉल्वेंट छोटा हो, सॉल्वेंट बड़ा हो, सॉल्यूट छोटा है। जैसे मान लो अगर मैं थोड़ा सा सैंड वाटर में मिला दूं तो क्या होगा, मिल जाएगा, मिक्स होगा। हमने स्टर किया अच्छे से, तब तक मिक्स है, जैसे ही छोड़ें सारा का सारा सैंड नीचे और हमें क्या मिल गया, पानी साफ। क्यों? क्योंकि सैंड डिजोल्व होने वाला नहीं है। तो सैंड जब डिजोल्व नहीं होगा तो हम कैसे डिजोल्व करेंगे? तो ये क्या है हमारा सस्पेंशन, जिसको हम बड़े आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक, आई होप मिक्सचर्स आर क्लियर टू यू। अब चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की तरफ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है वो लॉज विच आर अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी रिएक्शन, which are applied on each and every reaction। हर एक रिएक्शन को जो लॉ फॉलो करना है, that law is called law of chemical combination। अब इसमें जो पहला लॉ होता है, कुल मिला के इसमें हमारे पास 6 लॉज हैं, वी आर हैविंग 6 लॉज। इसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा आता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा आता है हमारे पास गेलुसैक लॉ, और छठवां आता है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। तो कुल मिला के हमारे पास ये 6 लॉ प्रेजेंट हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। समझ गए? तो ये 6 लॉ। आइए सबसे पहले हम चलते हैं द फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ इतना कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं, सपोज चलो सबसे आसान वाला ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, क्या बनाएगा? तो NaCl बना देगा और H2O बना देगा, 2 चीज़ें बनाएगा। अब अगर मैं इनके मासेस ले लूँ तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास मॉलिकुलर मास 40, HCl का 36.5, सोडियम क्लोराइड 58.5 और वाटर 18। यानी मैं अगर इनको ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा? 76.5, और इनको ऐड करूँ तो कितना मिलेगा? 76.5। यानी अल्टीमेटली द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये हो रहा है तब तो हम कहेंगे कि हमारा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है। ठीक, तो हमें तो भैया सिखाया गया कि सही है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ क्या, कि भैया जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, यानी यूरेनियम टूट रहा हो, थोरियम टूट रहा हो, पोलोनियम टूट रहा हो, ये सारे रिएक्शंस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास ये साहब आ जाते हैं, पहचाना इनको,
Yes, he is none other than Einstein's equation. Sir, Einstein's equation. Einstein sir ने equation क्या दिया था कि if a mass get speed of equal to speed of light के square के बराबर, simply he get a speed equal to square of speed of light, then that mass body is converted into energy. वो मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं एनर्जी की इतनी स्पीड कम कर दूं, कितनी स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कम कर दूं, तो वो क्या होगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से सही नहीं, लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हमें मान के चलना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक, अब चलो लेट्स सी अ प्रॉब्लम, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, 5.2 gram of calcium carbonate when heated produce 1.99 gram of carbon dioxide and residue of calcium oxide left behind. Weight 3.2 gram. Show that these results illustrate the law of conservation of mass. तो चलो पहले हम रिएक्शन बना लेते हैं। तो हमने रिएक्शन बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, हम क्या करें, थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें, बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दो चीज़ें हमने बना दी। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड आपको कितना दे, कार्बोनेट कितना दे रहा है, तो आप कहोगे सर 5.2 ग्राम दे रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना दे रहा है, तो आप कहोगे सर 3.2 ग्राम मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, 1.99 ग्राम। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 9 और 9 to 11 की 1 कैरी 1, 1 1 2 + 3 5, तो इट कम्स 5.92 ग्राम। और इधर मुझे कितना मिल रहा है, 5.2 ग्राम। तो क्या मैं इसको 5.2 ग्राम लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके? तो देखो 5.2 ग्राम ये भी हुआ, 5.2 ग्राम ये भी हुआ, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट। ठीक, तो फर्स्ट लॉ तो हमने देख लिया कि ये सही है। चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, एंड दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जाएंगे तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या आएगा, भैया कोई भी एक उठा के कंपाउंड ले लो। कौन सा कंपाउंड ले, चलिए मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, मुझे ध्यान आ रहा है। चलो अभी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे ना, वी विल टेक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, भैया कैल्शियम होगा 40, कार्बन होगा 12 और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 3 के हिसाब से 48। चलो इनको मैं रेशियो में डाल देता हूं। अच्छा, इन सबको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, चलो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 12, यही आ जाएगा। तो ये देखिए, ये एक फिक्स रेशियो आपको मिल गया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। और जोसेफ प्राउस्ट सर ने क्या कहा, प्राउस्ट सर ने सिर्फ इतना कहा कि इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ कंपाउंड elements are present in simple whole number ratio by their masses। याद रखिएगा ये हमेशा बाई मास पे चलता है, मास के हिसाब से, कि मास के हिसाब से इनको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रेशियो में होना चाहिए। तो जब भी मुझे कभी भी कहीं भी कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होगा, मैं क्या करूंगा, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन को 10, 3, 12 के रेशियो में लूंगा, मिक्स करूंगा, दे विल केमिकली रिएक्ट एंड फॉर्म माय कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? तो ये हमें एक छोटा सा काम करना है। लेट्स सी अ प्रॉब्लम ऑन इट, कि ये प्रॉब्लम हमारे पास कैसे आते हैं। तो प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है 5.04 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 0.78 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड परऑक्साइड। चलिए लेड परऑक्साइड बना दिया। Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate
and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.41. use these data to illustrate the law of constant composition. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को मुझे बताने को कह रहा है, चलो बता देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, चलिए मैंने ले लिया लेड पेरोक्साइड PbO2। अब PbO2 में मुझे क्या पता है, मुझे बताया गया कि 5.04 ग्राम लेड है और 0.78 ग्राम ऑक्सीजन है। तो टोटल लेड ऑक्साइड मेरे पास कितना है, तो आप कहोगे सर 5.82 ग्राम आपके पास है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल ही लेता हूं। तो चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा भैया, 0.78 डिवाइडेड बाई 5.82 मल्टीप्लाइड बाई 100। भैया वही पुराना तरीका है जो मैथ्स में हम लगाते थे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट होल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऑक्सीजन निकालना था तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिवाइडेड बाई 5.82 यानी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा, दैट कम्स नियर अबाउट 13.4। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या कह रहा है कि भैया लेड नाइट्रेट से जब हम बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 13.41% ही तो मिल रहा है ऑक्सीजन उसमें, तो वहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सही है मेरा। तो यहां से आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज करेक्ट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी वन मोर लॉ और उसके बाद की वीडियोस हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई तो कुछ करना है, चलो मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। मैं दो कंपाउंड ले लेता हूं, वन आई विल टेक H2O, अनदर वन आई विल टेक H2O2। तो भाई आप लोग क्लास 11th में नए नए आए हैं, इनको तो आप पहचान रहे हैं, इट इज सिंपल वाटर, और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वी विल यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन वाउंड्स, जो हमारे चोट लग जाते हैं कभी कभी और वहाँ पे अगर मवाद वगैरह बन रहा हो तो उसको साफ करने के लिए वी विल यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी कैन यूज फॉर डीकलराइजिंग सब्सटेंस, यानी कि ये देखो मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्या करूँ, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिरा दूँ तो जहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिरेगा वहाँ का एरिया वाइट हो जाएगा। तो फिर अगर मुझे इस टी शर्ट को प्योरली ब्लैक से छोटे 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 वो वाइट स्पॉट लेके आने, तो क्या करना है, ड्रॉपर लूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और छोटे 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 गिरा दूँ, मेरा टी शर्ट ब्लैक से वो वाइट स्पॉटेड हो जाएगा। चलिए फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिए, दो कंपाउंड ले लिए हैं, एक ले लिया वाटर, दूसरा ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि दैट बोथ कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके लिए तो और कुछ है ही नहीं इनके पास। अब मैं वाटर में देखूं तो मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें देखूं 2 ग्राम बट यहाँ पे 32 ग्राम। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट देख लूं तो ये क्या है भाई, सिंपल मल्टीपल में जा रहा है। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दैट वाज प्रपोज्ड बाय सर डाल्टन, और अकॉर्डिंग टू हिम इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट हो, मिल रहे हो, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, एंड द वेट ऑफ वन which combined with the fixed weight of other bear a simple whole number ratio या whole number multiple। यानी क्या कहा भैया, दो एलिमेंट आपने लिए, दोनों मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं और उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट हो जाए तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सिंपल होल नंबर मल्टीपल में चला जाएगा। तो जैसे ही सिंपल होल नंबर मल्टीपल में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं ले लेता हूं कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन से दुनिया त्रस्त है इस समय, क्योंकि कार्बन का लेवल बढ़ रहा है, और कार्बन बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो कार्बन का एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन कितना, 12 ग्राम 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना, तो आप कहोगे सर 16 ग्राम और कहोगे सर 32 ग्राम। क्या हो गया, मल्टीपल। कहोगे सर आप तो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के ही पीछे, कार्बन ऑक्सीजन के ही पीछे पड़े, ऑक्सीजन को ही मल्टीपल में ले जा रहे। तो भैया देख लो एक और भी हमारे पास है, क्या है, हमारे पास NO है
N2O है, 14, 28, 16, तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2, समझे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट्स सी अ प्रॉब्लम ऑन इट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कार्बन इज फाउंड इन द टू फॉर्म ऑफ ऑक्साइड विच कंटेन्स 42.9 एंड 20% ऑफ कार्बन, सो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये कर रहे हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं ना, इनका थोड़ा सा एक बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया कि मेरे पास एक था फर्स्ट ऑक्साइड और दूसरा था सेकेंड ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड में कितना कह रहा है कार्बन, तो कह रहा है भैया 42.9। सेकेंड में कितना कार्बन, तो कह रहा है कि भैया 20%। ऑक्सीजन कितना हुआ, अब देखो 100 में से मैं इसको घटा दूं तो मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 57.1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अब बताइए मुझे इलस्ट्रेट करना है कि ये सही है कि गलत है। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1 कर दें, कितना आ जाएगा बताइए, नियर अबाउट 0.75। अब चलो यहाँ कर देते हैं 20/80 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब जरा रेशियो निकालो, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 क्या आया, 3:1 आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो 3:1 में आ रहा है, यानी ये क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे 3 गुना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हमने कर दिया। तो ये हमें क्या मिल रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो चलो आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं लेक्चर 1 में। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हम मिलते हैं हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से। तो हमारे पास हमने 3 लॉ अभी तक देख लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमारे पास 3 और कौन कौन से बच गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। टिल देन stay tuned with interactive physics for more videos of chemistry। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वीडियोस इसी तरीके से आते रहेंगे। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, क्या, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, भूलिएगा नहीं कि आपको क्या करने हैं, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितने आप फ्रेंड्स को बोल सकते हो उतने आप फ्रेंड्स को बोलिए, ताकि जिनको भी बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट इससे ले सकें। सो टिल देन स्टे ट्यून, हैव फन।